अब यह कहना कि यह होगा नहीं, गांव को ही एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट बना दो, अपना बनाए अपना ही खाए, यह मॉडल इस देश, उन लोगों की भी उद्देश्य हैं, दे आर ऑल्सो एन एस्पिरेशनल सोसाइटी। अब वो गांव जो थे शहरों के इर्द गिर्द हो गए हैं, हर गांव किसी बड़े शहर के 25-50 किलोमीटर के नजदीक है। दे आर ऑल्सो बिकमिंग एन एस्पिरेशनल सोसाइटी। इस परिस्थिति में विकास करना, और मैं सुप्रीम कोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन से सहमत नहीं हूं कि इट्स अ कर्स ऑन सोसाइटी। Probably such judgments are written in the flow of a movement. Judges are trained to write judgments. Judges are not trained to become economists and social planners of the society. इस परिस्थिति में उस किसान जिसकी जमीन है, जब उसको आप कंपल्सरी एक्विजिशन में लोगे, जिसको आपने कहा कि एमिनेंट डोमेन है और सरकार का सॉवरिन अधिकार है उस एमिनेंट डोमेन को अधिकार का प्रयोग करने का, तो एक तरफ आपने डेवलपमेंट की बात कर दी, लेकिन निजी स्तर के ऊपर उस गरीब किसान के साथ पूर्ण अन्याय हो गया। अन्याय इसलिए हुआ कि यह जमीन वो थी जो पुश्तों से उसकी चली आ रही थी। इस जमीन पर साल में 2 बार 3 बार वो फसल करता था, उसको आमदनी मिलती थी। समाज की मुख्य धारा में तो अभी शामिल होने में उसको समय लगेगा, शायद उसकी पीढ़ी ना हो पाए, उसकी एक पीढ़ी बाद में हो पाए, लेकिन उसके हाथ से यह जमीन चली गई। और जो पैसा मिला, आपने सही कहा, वो मुआवजे का पैसा उसके परिवार ने खर्च कर दिया। इसलिए समाज ने हमेशा सामाजिक दृष्टि से चिंता करी। अब जैसे दिल्ली जब बनी, और हम सब लोग दिल्ली में रहने वाले हैं, तो यहां के जो गांव थे, अर्बन विलेजेस, अर्बनाइज विलेजेस इनको कहते थे, हम लोगों ने क्या किया, उन किसानों की जमीन अक्वायर हो गई। 50 के दशक में शुरू हुई, 60 के दशक तक पूरी अक्वायर हो गई। उन गांव के आसपास ये कॉलोनीज बनी, जिनको आप पॉश कॉलोनीज भी कहते हो। इन कॉलोनीज की सुविधाओं को आपने उन गांव के साथ इंटीग्रेट करने का प्रयास किया। उस बेचारे की जमीन चली गई, उसको मुआवजा थोड़ा बहुत मिला। ये जो लाल डोरा की कल्पना थी कि इनके ऊपर नगर निगम के नियम लागू नहीं होंगे, ये 4-4, 5-5 मंजिलें बिल्डिंगें बना ले, तो आज तक वो गरीब परिवार जिनकी जमीनें चली गई, अधिकतर उनका गुजारे का जो साधन है वो लाल डोरा की उनकी जो बिल्डिंगें हैं जहां से उनको किराया आता है। एक मंजिल पे रहेंगे, एक घर में रहेंगे और बाकी किराया आता है। आप अधिकतर से पूछ लीजिए, जिनके बच्चे पढ़ लिख गए और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गए, वो तो अच्छे हैं, लेकिन ऐसी संख्या कम है। अभी भी अधिकतर उस लाल डोरा के किराए के ऊपर 2 वक्त की रोटी चलाते हैं। इसलिए अगर विकास का कोई विकल्प नहीं है, तो किसान के साथ न्याय करना उसका भी कोई विकल्प नहीं है। और जो बहस का दायरा है, मैं अभी सिंगूर गया था पश्चिम बंगाल के दौरान, और सिंगूर में हमारी पार्टी बंगाल में छोटी है, लेकिन सिंगूर में अच्छी वोट हम लोगों को मिल रही थी, अच्छा कार्यक्रम था। तो वहां मुझसे पहले स्थानीय 2-3 नेता बोल रहे थे। मैं हैरान हुआ, जितने लोग बोले वो परिचय दे रहे थे। तो उसने कहा कि ये फला यहाँ का लोकल व्यक्ति है, तो उसका पद मैंने पूछा कहा है, तो उसने कहा कि नानो लाव समिति। और सब भाषण ये दे रहे थे कि काश वो उद्योग लग जाता और यहां उस उद्योग के बहाने सड़क भी बन जाती, यहां उस उद्योग के बहाने बाजार भी बन जाता, हॉस्पिटल भी बन जाता, स्कूल भी बन जाता, बच्चों को नौकरी भी मिल जाती। और इसलिए मैंने जो उस कार्यक्रम में सिंगूर के अंदर पूरी चर्चा देखी, जो मुझे कल्पना थी कि ये बहुत उस प्रोजेक्ट के विरोधी होंगे, मैंने उनकी भाषा बिल्कुल दूसरी। और किसान इतना मूर्ख नहीं है, वो भाषा समझता है। आपने जो जिक्र किया, अभी का नहीं पहले का, बाद में कई लोग चाहते थे कि अगर गांव के पास शहर बनेगा एक नया, तो शहर के आसपास जमीन का दाम भी बढ़ेगा। अब मैं मानता हूं इसलिए चर्चा इस विषय पे हो कि किस तरह की जमीन की एक्विजिशन करनी है, एक्विजिशन कितनी करनी है और उसके समझौते से कितनी देनी है। अब गुजरात का एक मॉडल देखिए, SEZ सबसे ज्यादा गुजरात में बने और गुजरात में सबसे कम शोर मचा, क्योंकि वहां की सरकार ने तय कर दिया कि समुद्र के तट के किनारे उनका 1600 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है।
जो नॉन प्रोडक्टिव लैंड था, सारे लैंड उन्होंने कोस्टल लाइन के साथ साथ कर लिए, और जिसमें किसान को तकलीफ नहीं हुई, और वहां पर जितनी भी ये वाइब्रेंट गुजरात के दौरान इन्वेस्टमेंट आती है वहां पे आए। तो एक सुझाव, और मैं अपने विचार नहीं दे रहा, जो सुझाव लोग दे रहे हैं कि प्राथमिकता दी जाए जो नॉन कल्टिवेबल लैंड है, ताकि इस देश के अंदर कहीं फूड सिक्योरिटी की चिंता ना बढ़ जाए कि अगर कल्टिवेबल लैंड इतना कम हो गया तो कल हमको खाद्यान्न पदार्थों की कमी पड़ जाएगी, और जब कमी पड़ जाएगी, और आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मार्केट इकोनॉमी को समझते हैं, तो दुनिया के बाजार में जाएंगे। और अगर भारत जैसे साइज का देश, अगर यहां फूड प्रोडक्ट्स की कमी पड़ गई, फूड आइटम्स की, तो दुनिया के बाजार को यह मालूम है कि इंडिया इज शॉर्टेज इन फूड, और इसलिए दिस इज अ नेसेसरी गारंटी फॉर रेजिंग ग्लोबल फूड प्राइसेस। और हमारे यहां नहीं, सारी दुनिया के अंदर फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इसलिए अपनी फूड सिक्योरिटी भी कम ना हो, प्राथमिकता आप नॉन कल्टिवेबल लैंड को दीजिए। उसके बाद किस प्रोजेक्ट के लिए आपको कंपलसरी एक्वायर करना है, और किन प्रोजेक्ट के साथ आप उनको कहिए कि आप बातचीत करके स्वयं एक्वायर कीजिए। बाजार का रेट है, ज्यादा है तो ज्यादा दीजिए। कोई औद्योगिक घराना उद्योग नहीं लगाता जब तक उसको प्रॉफिट की गारंटी ना हो। उसको यहां गारंटी नहीं लगेगी, कहीं जाकर सस्ती जमीन खरीदेगा। सरकार को अपना कंधा उसके लिए देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जहां आपको जो एमिनेंट डोमेन का अधिकार है उसका प्रयोग करना पड़ सकता है। कोई हाईवे बन रहा है, जनहित में बन रहा है, और कोई 5 एकड़ जमीन ऐसी आ गई जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा हाईवे या बहुत बड़ा डैम का प्रोजेक्ट और बिजली घर रुका हुआ है। अब उसके संबंध में सरकार दूसरी नीति बनाए। फिर आपको चिंता करनी पड़ेगी कि सोशल पैकेज क्या होगा। देखिए, हमारे किसान की जो स्थिति है, एक तो सबसिस्टेंस फार्मर है, दूसरी स्थिति यह है कि एक प्रकार से नॉन सब्सिडाइज्ड फार्मर है। मैं जब WTO के नेगोशिएशंस करता था यूरोप और अमेरिका के साथ, तो मैं कहता था आपके और हमारे बीच के अंदर इतना अंतर है कि आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है किसान की जेब में पहले पैसे डाल देता है, और जो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट होता है किसान अपनी प्रोडक्टिविटी को उससे कम दाम पे बेचता है, क्योंकि उसको एक मात्रा सरकार से मिल गया है। तो हमारा जो छोटा किसान है, ये जो प्रतियोगिता करता है, प्रतिस्पर्धा करता है, ये आपके किसान के साथ नहीं करता, आपके वित्त मंत्री के साथ करता है। सो द ट्रेजरी सेक्रेटरी ऑफ द US कम्पीट्स विद द इंडियन फार्मर, और इसलिए ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और इसलिए क्योंकि किसान की ये परिस्थिति है, तो आपको दूसरा उस पर सोचना पड़ेगा कि इसका पैकेज क्या दिया जाए। और मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा किसान के साथ अन्याय होता है जब आप मार्केट वैल्यू तय करने की तलाश में जाते हो। मार्केट वैल्यू कंपेरेबल सेल डीड्स के साथ होती है, और इस देश का एक सिद्धांत बन चुका है, विशेष रूप से ग्रामीण जमीन के संबंध में, कि जो कंपेरेबल सेल डीड्स है वो कभी जमीन की असली कीमत को रिफ्लेक्ट नहीं करती। अर्बन सेल डीड्स अब कुछ शुरू हुई है। जिस ब्लैक मनी को लेकर इतना शोर मच रहा है, कभी भी रूरल सेल डीड्स उस रियल वैल्यू को रिफ्लेक्ट नहीं करती, और जो कलेक्टर होता है वो कभी उस कीमत के से ज्यादा दे नहीं पाता। उसके पश्चात जब वो देता है तो फिर आप सरकार ने एक बनाया हुआ है कि क्योंकि आपकी जमीन जा रही है तो आपके आंसू पोंछने के लिए, टू गिव यू सम सोलेस, संतावना देने के लिए एक सोलेशियम 30% दे देंगे। लेकिन वो 30% उस कीमत पे है जो जमीन की कीमत, पड़ोस की जमीन की कीमत रिफ्लेक्ट होती है। और किसान के साथ अन्याय तब शुरू होता है। आपको चाहिए हाउ टू डिटरमिन द रियल वैल्यू ऑफ लैंड। दूसरा, सोलेशियम और रियल वैल्यू ठीक है, लेकिन उस कीमत से एक बार पैसा देने से क्या किसान की जीवन भर की मिजरी सॉल्व हो जाती है? अब ये तरह तरह के मॉडल जो रिफ्लेक्ट हुए, इसमें से 3 मॉडल मुझे स्पष्ट रूप से सामने नजर आते हैं सोलेशियम के अलावा। प्रकाश जी ने कहा कि डेवलप्ड लैंड का एक हिस्सा आप उसको दीजिए, वो कितने परसेंटेज हो इस पे डिपेंड करिए, दैट्स अ पार्ट ऑफ द एक्विजिशन कॉस्ट। एक हरियाणा ने मॉडल शुरू किया है एन्युटी का। हरियाणा कह रहा है कि 10 साल तक हम देंगे एन्युटी,
कि जो आप जमीन से कमाते थे, जब तक आप कोई दूसरा काम धंधा ना ढूंढ ले तब तक आपको 10 वर्ष के लिए वो हम देंगे। तीसरा, जब इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए हो तो किस समय तक आप जॉब गारंटीड है। मैं विशेष रूप से मानता हूं कि ये जो अलग अलग तरह के मॉडल हैं दुनिया में, हमें इसका अध्ययन करना चाहिए, और अध्ययन करने के बाद इन सब विषयों में हम किसी प्रेशर ग्रुप में गाइड ना होके, अब ये सब कहेंगे, महेश्वरी जी ने भी जिक्र किया कि इतना अनवायबल हो जाएगा, अनवायबल होगा तो वो प्रोजेक्ट कहीं और ले जाएगा जहां पे वायबल है, किसी ऐसी जमीन पर ले जाएगा जहां जमीन सस्ती मिलती है। लेकिन इसलिए दूसरे की जेब काट लो, उसके प्रोजेक्ट को वायबल करने के लिए संभव नहीं होगा। हम ये मान के चलें जो केंद्र बिंदु हैं कि आपको भूमि की भी आवश्यकता है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर डेवलपमेंट, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर लैंड, एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर जस्टिस टू द फार्मर। और एक वेलफेयर स्टेट के नाते इसकी कन्वर्जेंस का मॉडल किसी शासन को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो हम 9 बजे वाली टेलीविजन डिबेट बन जाएंगे, एक तरफा तर्क देंगे और उसी वक्त फैसला सुना के फांसी लगा देंगे, और समाज का हित किस व्यापक दृष्टिकोण में है इसकी चिंता नहीं करेंगे। आपने ये बहस आरंभ की है, इसके अन्य मॉडल्स भी मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप दुनिया भर में अध्ययन करिए इसका, और इसमें से कौन सा मॉडल है या कोई ऑप्शनल मॉडल्स इंडिया भारत के लिए हैं, इसकी तलाश में हम लोग जाएं, क्योंकि ये सिंगूर और नंदीग्राम के बाद की बहस का एक लाभ हुआ है, और लाभ ये हुआ है कि समाज में वन इशू हैज बीन फ्लैग्ड, एंड दैट फ्लैग्ड इशू इज हाउ डू वी गिव जस्टिस टू आवर फार्मर। मैं ये नहीं मानता हूं कि डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, ये इशू फ्लैग हुआ है, इस पे दो मत होने संभव नहीं है, लेकिन उस पैरामीटर में हाउ डू यू डू जस्टिस टू द फार्मर, इसकी तलाश में हम लोग जाएं। समाज में अन्य लोग भी हैं जो इस पर चर्चाएं कर रहे हैं, उस चर्चा का एक और जो व्यापक बहस है उसका हम लोग हिस्सा बने। आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।